यूजीसी के नए नियम जिसमें छात्रों के एक तबके को या यूं कह लें कि एक जाति को शोषक और एक जाति को शोषित बताया गया है। जाहिर तौर पर इसको लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा था और संशोधन की नहीं बजाय वापसी की मांग की जा रही थी इन नियमों को लेकर। और आज इस बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर आलोक पांडे जी हैं। एमआईटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही जेएनयू के छात्र गौतम कुमार आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं सबसे पहला, क्योंकि ये विरोध जो हो रहा है वो छात्र खासतौर पर कर रहे हैं, तो मैं छात्र से सबसे पहले ये सवाल पूछूंगी। गौतम कुमार जी, छात्रों का डर क्या है, उनकी मांग क्या है, वापसी या संशोधन? मैम, सबसे पहली जो बात जो यूजीसी आई है, अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल इस पे जो एक टाइमलाइन देकर इस पे जो रोक लगाया, बोला कि इससे समाज में वैमनस्य फैलेगा। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की इस कदम का बहुत ही सहज रूप से स्वीकार करते हैं, क्योंकि छात्र जो है हमेशा संविधान की पाठ करते हैं और संविधान में आस्था रखते हैं। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो इस चीज अपनी जो टिप्पणी की है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि किसी भी समाज को एक पैरामीटर बना के सभी को हमेशा के लिए शोषित घोषित कर देना हमारे आर्टिकल 14 जो असमानता के भाव का जो जिक्र करता, उसका सरासर उल्लंघन था। आप जब जेएनयू में आते हो तो यही जेएनयू है जहां आपको दीवारों पे मिलता है कि तिलक तराजू और तलवार मारो, इनको जूते चार, ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो। तो इसी जेएनयू के छात्र होते हुए मैंने इस चीजों को देखा, क्योंकि आप अचानक से एक रूल लाते हो और एक तबके को पूरा शोषित बता देते हो, एक को शोषण करने वाला बता देते हो, तो या एक फिर से आप रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के पाठ पर आते। तो यहाँ तक, जहां तक मुझे लगता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन है ये बहुत ही सराहनीय है। और इससे गवर्नमेंट की मंशा जो थी कि हाँ हम एक यूजीसी, उनका भी मंशा सही था, क्योंकि उनने जो पिछले 5-6 वर्षों में जो 118% जो केस बढ़ गई है, तो उन्होंने ध्यान में रख के यूजीसी को लाया था। लेकिन इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। और रहा बात दुरुपयोग का, तो हम इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कल टिप्पणी दिया है। ठीक है गौतम, हमारे साथ एमआईटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपक शर्मा जी भी मौजूद हैं। दीपक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस तरह के जो नियम लाए जाते हैं, क्या इससे जो एकेडमिक ऑटोनॉमी है, क्या उस पर भी बड़ा असर पड़ता है? निश्चित रूप से एकेडमिक जो प्रोसेस है उस पर तो असर पड़ता ही है, क्योंकि यद्यपि जो राजनीति है वो छात्र जीवन से शुरू हो जाती है, लेकिन यदि शिक्षा और राजनीति को दूर रखा जाए तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए बेहतर सिद्ध होती है। शैक्षणिक चीज बिल्कुल अलग है, और ये जो धर्म और जाति की बात है और ये कुछ और चीजें हैं, इनको यदि किन्हीं और मुद्दों से सुलझा लिया जाए तो ठीक रहता है। 2012 में जो नियम बने, यदि वो पूरी तरह फुल प्रूफ होते, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कानून कितना फुल प्रूफ है, महत्वपूर्ण ये है कि कानून को लागू करने वाले लोग और कानून को मानने वाले लोग कितने। जब तक ये प्रक्रिया नहीं होगी तब तक आप कितना भी सख्त कानून बना ले, कितना भी बेहतरीन कानून बना ले। जिस तरह मैंने कल भी एक चर्चा में कहा था कि भारत का संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है, लेकिन जब तक उसे मानने वाले लोग सर्वश्रेष्ठ नहीं होंगे तब तक उसका पूरी तरह से अनुपालन न किया जाएगा और न ही रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। जी, शिक्षाविद आलोक पांडे जी भी हमारे साथ हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि ये क्या हम बहुत पुराने समय में जी रहे हैं जब इस तरह के नियम हम साल 2026 में ला रहे हैं? आप इस कथन से कितना ताल्लुक रखते हैं और क्या आपको लगता है कि ऐसे नियमों से समाज में वैमनस्यता बढ़ती है? बिल्कुल, जब आप इक्विटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए असमानता की बात करेंगे तो निश्चित तौर से समाज में एक विखंडन आएगा, एक प्रतिक्रिया आएगी और एक ऐसी शुरुआत होगी जो समाज को लड़ाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उस आशंका को बार बार कहा, जो इस देश का जो वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग हो सकता था, वो जो सड़कों पे उतरा, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई, दोनों तो बिल्कुल मैच करती है। इसमें तो सरकार मुंह छुपा कहीं बैठी हुई है ना, सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सरकार की प्रतिक्रिया पिछले 15-16 दिनों से है ही नहीं, सरकार गायब है। तो अब सरकार के उन ऐसे कामों का जो जिससे समाज में विखंडन हो रहा था, उसको सही करने का काम नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा तो ये होता कि सरकार कम से कम गलतियों को ठीक करती, लेकिन सरकार ने गलती कर दी
और ठीक करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय पर डाल दी। तो इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस तरह के कोई नियम आप लेके ना आए जहां पर समाज को वो तोड़ने वाले हो, समाज को विखंडित करने वाले हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कि हम तो इंटरकास्ट मैरिज को आगे बढ़ा रहे हैं, हम समाज में जाति विभेद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप एक ऐसा कानून लेकर के आ रहे हैं जो जाति विभेद को बढ़ाएगा। जी, आप मानते हैं कि सवर्ण समाज का ही बच्चा यही गलती करेगा? 100 कहा जा रहा है कि 178% की ग्रोथ है कंप्लेंट में, लेकिन वो है कितनी? 200-250, 4 करोड़ जहां बच्चे पढ़ते हैं पूरे देश में, वहां 200-250 कंप्लेंट आती है, वो भी उससे कितनी फर्जी है कितनी झूठी है वो भी नहीं पता। तो 200-300 कंप्लेन, मिलियंस आप जो विद्यार्थी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, उसमें 200-300 कंप्लेंट्स को लेकर के आप इतना सख्त कानून लाएंगे, उसके बाद एक जो सवर्ण समाज का बच्चा है वो तो कॉलेज में बोल भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने और बात करने पर तो एक तरह का प्रतिबंध है कि जो चाहे, ओबीसी चाहे, एससी चाहे, एसटी चाहे, उस सवर्ण समाज के बच्चे को जेल का रास्ता दिखा देगा। जब हम इंटर पास करके कॉलेज की तरफ जाते हैं, हमारे अंदर एक ऊर्जा होती है, घर से आजादी प्राप्त होती है, बहुत बार ऐसी चीजें होती है, जब छात्रों के बीच में लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, फिर एकता आ जाती है। लेकिन उन लड़ाइयों झगड़ियों के बीच में आप इस तरह का जब कानून लेकर के आएंगे तो वो हथियार बन जाएगा बच्चों को विभाजित कर देना। तो ऐसा विभाजन, ऐसा डर, अगर जो सामाजिक समानता लाने के लिए है, तो ऐसा डर दिखा करके सामाजिक समानता नहीं लाई जा सकती। यहाँ पर कम से कम एक चीज तो रख देते कि जो फर्जी कम से कम कंप्लेंट करेगा उसको भी सजा का प्रावधान कर देते, तो शायद इतना विरोध ना होता। आपने तो एक वर्ग को बिल्कुल तलवार की गर्दन में तलवार रखी आपने। तो इस तरह का कानून, जब वो सबका साथ सबका विकास जो सरकार कहती हो और वो फिर इस तरह का कानून लेकर के आए, तो मुझे लगता है कि सरकार की को मति भ्रम हो गया है। बिल्कुल सर, मैं आलोक सर, मैं आपकी ही बात पर गौतम से जवाब ले लेती हूं। गौतम जी, आपके तरह ही बहुत सारे छात्र जो सड़कों पर उतरे और इस पूरे नए नियम का विरोध किया, छात्रों में किस बात का डर है? क्या शिक्षा में भेदभाव, या फिर जो आने वाली तमाम अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें असमानता, या भविष्य की अनिश्चितता? क्या कुछ डर है, बताएं। मैम, सबसे पहली बात, जो सरकार ने जो यूजीसी को लाई है, इसको लेके हमें सरकार की मंशा पे किसी भी तरह का डाउट नहीं है, क्योंकि मैं खुद ओबीसी का छात्र हूँ। लेकिन जो हमारे भाई, जो स्वर्ण भाई है, जो छात्र हैं, डीयू और जेएनयू में पढ़ रहे हैं, उनका भी जो प्रदर्शन करने का जो मकसद था वो भी बहुत जायज था, क्योंकि जो पिछली प्रावधान थे उसमें दुरुपयोग की जो इसको मिसयूज करते थे उनके ऊपर जुर्माना का प्रावधान था, जो इस बार हटा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये जो मिसयूज हो सकता था, और जहां तक मुझे लगता है कि इस मिसयूज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। और ये जो हमारे छात्र हैं स्वर्ण जो है, और डॉक्टर आलोक पांडे सर ने जो बोला, तो ये ऐसा नहीं कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास के बाद, सरकार ने सबका साथ सबका विकास और एक साथ परवरिश को ध्यान में रख के यूजीसी लाया था। लेकिन होती है कि हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होते थे, कौन यही था कि उसका दुरुपयोग पे कोई जुर्माना का प्रावधान नहीं था। हो सकता है इसके मिसयूज हो सकता है। यही सरकार है जिसने ईडब्ल्यू लाया था, और हमारे और ईडब्ल्यू वाले यूजीसी में जो न्यू गाइडलाइंस है उसमें इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन को भी ऐड किया गया था। तो सरकार की मंशा पे किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, यूजीसी में सुधार का जरूरत है, क्योंकि इसमें दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, छात्र भी कह रहे हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि सरकार अच्छी मंशा के साथ कोई नियम लेकर आती है, हालांकि भारी विरोध भी हो रहा है। दीपक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि इस तरह के जो नियम हैं ये एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाने की बजाय जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के कैंपस में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ज्यादा बढ़ाने वाले हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। निश्चित रूप से इस तरह का कोई भी कानून विभाजनकारी सिद्ध होता है। मैं आपको एक बहुत लगभग 30 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। नकल कानून एक उत्तर प्रदेश में आया था। मंशा तो बड़ी अच्छी थी कि नकल रोकी जाए और सही छात्र अच्छे प्रतिशत अंक प्राप्त कर पाएं, लेकिन यदि कोई बच्चा नकल करते पकड़ा जाए, उसको जेल कर दी जाएगी। उसके बाद में जेल जाने के बाद तो न सरकारी नौकरी लायक रहता है, ना किसी और चीज के लायक रहता है। उसका भविष्य ही पूरा अंधकार में कर दिया जाएगा। लगभग उसी की पुनरावृत्ति करता हुआ ये कानून है कि एक रॉलेट एक्ट हुआ करता था 1773 में,
आपके लिए कोई सुनवाई नहीं होगी, जो आपके विरुद्ध आपके लिए कह दिया जाएगा वही सही सिद्ध हो जाएगा। लगभग ऐसी चीजें आ रही हैं। अगर 2026 में 1773 में तो दमनकारी कानून था, लेकिन आज तो हमारी सरकार है और हमारी सरकार में जनतंत्र में, आपके टीवी का नाम भी जनतंत्र है, उसमें होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो इनमें इस पीपल का तो ध्यान रखा ही नहीं गया इस वाले कानून में। अगर इस तरह की चीजें की जाएंगी तो पढ़ाई पे ध्यान कब रखेगा आदमी? अपनी सुरक्षा ही करता रहेगा कि कहीं मैं डीबार ना कर दिया जाऊं, कहीं मेरी डिग्री ना रोक दी जाए, कहीं मुझे जेल ना भेज दिया जाए, कहीं मेरा डिफेमेशन ना हो जाए। यदि इस तरह डर के छात्र वहां पे जाएगा इस तरह के कानून के अंतर्गत, और कई बार पुराने मुद्दे, रंजिशें सुलझाने के लिए भी इस तरह की चीजें कर दी जा सकती हैं जिसकी अपेक्षा से कोई इंकार नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह के विसंगतिपूर्ण कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए और सभी स्टेक होल्डर से परामर्श करने के बाद में सुसंगत कानून लाना चाहिए, जो वास्तविक मंशा है कि हाँ, प्रत्येक जाति के, प्रत्येक धर्म के और यहाँ के प्रत्येक नागरिक को बराबर सुरक्षा मिले, सहयोग मिले, समर्थन मिले, ताकि वो अपनी प्रतिभा का संपूर्ण प्रदर्शन विश्वविद्यालय और कॉलेज के अंदर कर सके। आलोक पांडे सर, आप शिक्षाविद हैं और ऐसी तमाम शिक्षा नीतियों की जड़ों को आप बखूबी समझते हैं, तो आपसे एक बेहद गंभीर सवाल ये है कि क्या जो शिक्षा नीतियां हैं वो सोशल इंजीनियरिंग के लिए बतौर एक वेपन की तरह इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, कोई भी पॉलिसी, खासकर एजुकेशन से बनी पॉलिसी को आप वेपन की तरह इस्तेमाल करने से अच्छा है जस्टिस दिलाने के लिए इस्तेमाल करें। वेपन की तरह जब इस्तेमाल करते हैं तो वेपन नुकसानदायक है। तो घर में अगर बंदूक है तो बहुत बार निर्दोष व्यक्ति एक्सीडेंटली लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसलिए वेपन की जगह मुझे लगता है भारत में तो जो हमारा संविधान है वो किसी भी पॉलिसी को वेपन की तरह यूज करने से मना करता है। वो जस्टिस की बात करता है। वो तो ये कहता है कि कोई 100 अपराधी भले बच जाए लेकिन एक निर्दोष ना फंसे। हमारा तो कानून जस्टिस सिस्टम यही कहता है ना कि 100 अपराधी छूट जाए चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को गलत सजा नहीं होनी चाहिए। क्या ये आधार नहीं होना चाहिए इस देश में कोई भी कानून बने? तो इसलिए कभी भी किसी एक वर्ग, एक जाति को आप अपराधी मानकर कानून बनाएंगे कि ये वर्ग ही अपराधी होगा, ये वर्ग ही अपराध करेगा, ये तो मतलब बहुत गलत कानून है। जो रॉलेट एक्ट जो 1916 से 19 के बीच में जो लेकर आई थी 20वीं शताब्दी में भारत सरकार, उस समय की तत्कालीन अंग्रेज सरकार, जिसमें बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के लोगों को सजा हो जाती थी अगर आप राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होते हैं। तो इसी तरीके से मैंने इसे मीडिया में रॉलेट एक्ट पार्ट 2 कहा। हमने कहा ये रॉलेट एक्ट पार्ट 2 है जो सरकार लेके आई है। सरकार की उन अधिकारियों को तुरंत निलंबित और बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्हें इस बात को के लिए दंडित करना चाहिए कि वो ऐसे कौन से अधिकारी है, ऐसे कौन से नेता है, उनको भी एक्सपोज करना चाहिए कि उन लोगों ने समाज को विभाजित करने का ये कुत्सित षड्यंत्र किया। दिस इज षड्यंत्र, ये कोई मंशा नहीं है। सरकार या सरकार के बैठे लोग इतने अगर बेवकूफ हैं तो उन्हें सरकार में रहने का हक नहीं है, जो ये न जान सके कि इससे समाज में विभाजन होगा। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है, जो भारत का आम आदमी देख रहा है, जो सड़कों पर उतरा है वो देख रहा है, और इस देश के प्रधानमंत्री जो सबकी नब्ज जानते हैं वो इस तरह की काले कानून को आने कैसे दिया? उन्होंने आखिर दिया तो उसके लिए सॉरी क्यों नहीं बोला? उन्होंने उस कानून को वापस क्यों नहीं किया? तो इसलिए मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी के पीवीए से डर करके भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो जातिवाद के कार्ड को खेले जिससे कि उनका वोट बैंक और मजबूत हो। तो इस वोट बैंक के लिए लाया गया ये कानून भारत के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके साथ जस्टिस नहीं करता, वो खाई पैदा करता है, वो विभेद पैदा करता है, वो इनडिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। तो भारत का संविधान बना इस बात के लिए था कि इनडिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए, ना कि इनडिस्क्रिमिनेशन को पैदा किया जाए। तो भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे कानून बनाए जो समाज को समरसता की तरफ ले जाए, वैमनस्यता की तरफ बिल्कुल लेके न जाए। बिल्कुल सर। गौतम, स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज़ हो, वहाँ पर हम देखते हैं कि हर समुदाय से जुड़े लोग, हर जाति से जुड़े लोग वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और आपके बहुत सारे साथी संगी भी ऐसे होंगे जो हर जाति से जुड़े होंगे।
असली डर क्या है, असली टेंशन क्या है, असली विवाद क्या है कि क्या जो इक्विटी सेल होगा उसमें ओबीसी के लोग शामिल किए जा रहे हैं, ये असली विवाद की जड़ है, या जनरल कैटेगरी के लोग शामिल नहीं किए जा रहे हैं, ये असली विवाद की जड़ है? मैम, सबसे पहले तो जो यूजीसी लाया गया है, सबसे पहले इसको समझना चाहिए कि सरकार का मंशा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस कमेटी को लाया गया है। और दूसरी बात जहां है, ये जो कमेटी लेकिन बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद कह दिया कि ये नए नियम पूरी तरह से अस्पष्ट हैं और भविष्य में इसका दुरुपयोग हो सकता है। गौतम, हाँ, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही इसे रोका गया, उसके उन्हीं के आदेश पर आया भी था। और रहा बात तो जो इक्विटी कमेटी जो बनानी है, उसमें पहले उसमें जो मुझे जहां तक डर लगता है कि जो हमारे स्वर्ण भाई छात्र जो हैं, उनका भी क्वेश्चन जायज है कि उनको इसमें ऐड नहीं किया गया और ओबीसी को पहली बार ऐड किया गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस तरीके, ओबीसी को पहली बार ऐड किया गया और उनको ऐड नहीं किया, जहां तक मुझे लगता है। आपके तमाम साथी संगी होंगे, जब आप चर्चा करते होंगे इस पूरे नए नियम को लेकर जो विवाद चल रहा है, वो क्या कुछ कहते हैं? गौतम, बस उनका डर यही है कि इसका दुरुपयोग होगा। कमेटी जो है हो सकता है पॉलिटिकल रंजिश के लिए, अपने द्वेष के लिए उसका यूज कर सके। अब कमेटी में उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जब नहीं रहेगा तो उनके खिलाफ कुछ भी डिसीजन लिया जा सकता है। हो सकता है अपनी पॉलिटिकल रंजिश निकालने के लिए उनके खिलाफ डिसीजन ले लिया जाएगा। तो जरूरत है इस कमेटी में उनको भी उतना ही अधिकार देने का जितना एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग और महिलाओं को दिया गया है। दीपक सर, आपसे सवाल है कि आरोप अब ये लगने लगे हैं जो इस पूरे नियम का विरोध कर रहे हैं कि उन्हें गलतफहमी है। आपको क्या लगता है, ये विरोध प्रदर्शन जायज है? मुझसे पूछा जा रहा है? बिल्कुल दीपक सर, आपसे सवाल है मेरा। जी, पुनः दोहराएंगी जरा अपना प्रश्न? जब से ये छात्र और देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर लगातार वो लोग जो इसका समर्थन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस नियम को ठीक से समझा नहीं गया है, इसको लेकर गलतफहमियां हैं और ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो जायज नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं सब लोगों को कि हो सकता है मुझ में उतनी बुद्धि ना हो सकता है अन्य आंदोलनकारियों में उतनी बुद्धि ना हो, परंतु सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री एक्सेप्ट तक नहीं करती है किसी चीज को, याचिका को, यदि उसमें एक्सेप्ट करने लायक ना हो। यहां तो न केवल एक्सेप्ट किया गया है बल्कि तत्काल स्टे लगाया गया है इस पर, और स्टे तब लगता है सुप्रीम कोर्ट किसी कानून पर या किसी चीज पर तब लगाता है जब वो पूरी तरह से संतुष्ट होता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी भ्रम में है? क्या वहां पे जो भारत का सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति हम ये माने कि सीजीआई जो वहां पे बैठे हुए हैं और उनकी बेंच बैठी हुई है, क्या वो भी भ्रमित है? क्या जो वकील जिसने दलीलें दी वहां पे, तर्क दिए वहां पे, क्या वो भी भ्रमित है? निश्चित रूप से ये जो लोग कह रहे हैं वो अपनी त्वचा को, अपनी खाल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता में इस कानून में कमियां हैं और उन कमियों के पीछे किसी का निजी स्वार्थ रहा है या किसकी क्या मंशा रही है, ये तो जांच के बाद ही साबित हो पाएगा। परंतु वर्तमान रूप में तो यह कानून स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यह विभाजनकारी कानून है और इसकी कुसंगतियों को जितनी जल्दी ठीक कर लिया जाए वो सरकार के लिए, समाज के लिए बेहतर होगा। जी, जब इस तरह के मसौदे तैयार किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में एक्सपर्ट्स इसमें चर्चा के लिए मौजूद होते हैं। आलोक पांडे सर, आपको क्या लगता है कि मसौदे पर क्या एक गहराई से जो अध्ययन है वो नहीं किया गया है? इसके पहले मैं गौतम जी का जवाब देना चाहूंगा कि सरकार का इंटेंशन ठीक है। एक छोटी सी कहानी 20 मिनट में बताता हूँ। एक राजा था, राजा ने एक बंदर पाला अपनी सुरक्षा के लिए जी, और उसको तलवार दे दी कि बंदर उनकी रक्षा करेगा। अब राजा की गर्दन में मक्खी बैठ गई। बंदर का इंटेंशन था कि उस मक्खी को भगाना है। बंदर ने खटाक से निकाली तलवार और राजा की गर्दन को मार दी मक्खी भगाने के लिए। बंदर का इंटेंशन तो सही था, राजा की सुरक्षा करनी थी बंदर को और उसने सुरक्षा की ली, लेकिन इस इंटेंशन में राजा की गर्दन कट गई जी। तो मैं मानता हूं कि सरकार का इंटेंशन शायद सही हो, लेकिन हमारी तो गर्दन कटनी थी ना, तो हम उस इंटेंशन का क्या करें जिस इंटेंशन से हमारी गर्दन कटनी तय थी। तो मैं मानता हूं कि केवल इंटेंशन सही होने से लोगों की अपराध खत्म नहीं हो जाते। अगर आपने सही इंटेंशन से भी गलत काम किया है
तो वो भी दंडनीय है, वो भी अशोभनीय है, वो भी क्षमा योग्य नहीं है। तो सरकार का कोई भी इंटेंशन रहा हो, वो ये जो गलती है ये क्षमा योग्य नहीं है। दूसरी बात, जो लोग ये कमेटी में थे उन्होंने मान लिया कि ये जो सवर्ण वर्ग है ये कभी बोलता नहीं, ये सड़कों पर कभी आता नहीं, अंधा भक्त है इस सरकार का, तो हम इसको जितना चाहे उतना निचोड़ लेंगे। तो ये उसको निचोड़ने के चक्कर में ये नहीं बोलेगा, ये तो सह रहा है। कहीं आरक्षण पर 70% कर दिया, क्या 24 सड़कों पे नहीं है? जो चाहो वो, ये सुप्रीम कोर्ट ने SC के लिए कहा था कि FIR इन शर्तों पे होगी, उसको इस सरकार ने बदल दिया। तो कोई ये वर्ग रोडों पे नहीं आता, ये वर्ग आंदोलन नहीं करता, तो इसकी गर्दन पे तलवार रखो और दूसरे वर्ग को खुश रखो। तो मुझे लगता है सरकार का तो यही इंटेंशन था। जी गौतम, JDU तो राजनीतिक रूप से बड़ा एक्टिव एक स्पॉट है जहां पर हर तरह की राजनीतिक राय लोग रखते हैं, और वहां का स्टूडेंट अपना कोई राजनीतिक राय ना रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तो सरकार की मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, वो अपना वोट बैंक के दायरे को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इस तरह का नियम लेकर आया। क्या कहेंगे आप? मैम, सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगा, यही सरकार है जिन्होंने EWS लाकर हमारे समान वर्ग के जो भी हैं उनको अधिकार दिया। तो सरकार की मंशा पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी सरकार ने हर सबका साथ सबका विकास का बात किया है, और UGC में उनको भी ऐड करके ये दिखाया कि उनके भी विकास की बात किया जा रहा है। और मैम, पिछले जो 5-6 सालों में 118% इस डिस्क्रिमिनेशन की केसेस बढ़ी है। आप बता सकते कितनी बार उसमें सवर्णों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है? तो ये ऐसा मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जरूरत है चीजों को समझने का, दुरुपयोग को रोकने के लिए। क्या EWS का दुरुपयोग नहीं हो रहा? आज जिस देश में SC ST केस का जो मामले 95% गलती आ रहे हैं, तो हो सकता है UGC का दुरुपयोग हो सकता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना हस्तक्षेप किया वो सही है। गौतम, मैं आपको रोकूंगी, डाउट करना। गौतम मैं आपको रोकूंगी, क्योंकि आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर OBC को इक्विटी सेल में शामिल किया गया है, जनरल को शामिल ना करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? क्या जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो सकता, उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, उनके सरनेम को लेकर उन पर कोई टिप्पणियां नहीं की जा सकती हैं? मैम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि इक्विटी सेल जो बनाया जाएगा उसमें सवर्णों को ऐड नहीं किया गया, तो यहाँ से हमारी समानता का अधिकार छीना जा रहा है। और जहां तक उन्हें भी इसके, और जो महिला, इसमें सबसे पहली बात है, जो महिला और PW कैंडिडेट हो सकते हैं वो सवर्णों का भी हो सकते हैं। तो सरकार को जो अपना जो राजपत्र निकाला था इसको लेकर, उनको इस चीज को क्लियर करना चाहिए था। इसी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने कल हस्तक्षेप किया, जिसके बाद हमारे तमाम शिक्षाविद और जो भी है अपने डिफेंस में लेकर आ रहे कि ये काला कानून नहीं था, इस समानता का अधिकार, सबका साथ सबका विकास की बात की गई। और सबसे पहले इसको जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ये यूनिवर्सिटी के लेवल, ये कोई क्रिमिनल कानून नहीं है कि किसी को लेकर जेल में डाल दिया जाएगा। इसमें जरूरत है कि इसको समझने की और इसको अच्छा से समझने की जरूरत है। दीपक सर, क्या सरकार जो है वो अपनी आलोचना को समझ नहीं पा रही है? क्या वो समझ नहीं पा रही कि मांग क्या की जा रही है? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं, जब चूंकि तीसरी बार सत्ता में है, पूर्ण बहुमत की ना होने के बावजूद वो सत्ता में है, निसंदेह सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, इसीलिए वो सत्ता में है। पर आलोक सर, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि सरकार अपनी इस आलोचना को एक सही दिशा में, सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? क्या उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि देश के छात्रों को क्या चाहिए, समाज को क्या चाहिए? ऐसा रिफॉर्मेटिव एक्ट ले जिसके कारण कि लोग अगर परेशान हैं तो उनकी परेशानी दूर हो सके। कहीं ना कहीं सरकार अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा है, तो ये बेहतर होगा कि सरकार अब अपनी कमियों को छुपाए ना, और जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करके सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए और सुसंगत प्रावधानों के साथ में इस तरह के सही मंशा के साथ ऐसे कानून को लाए जिससे कि समाज में किसी प्रकार की विसंगति पैदा ना हो, बल्कि समन्वय और सद्भाव हो। ठीक है, आलोक पांडे सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि इस तरह के नियम में संशोधन होना चाहिए या फिर इनकी सीधे सीधे वापसी होनी चाहिए?
देखिए, नियम हमेशा बेहतरी के लिए होते हैं। सरकार इसी नियम में ऐसे संशोधन कर दे जो विभाजनकारी है, जो इनजस्टिस को लेकर के है। कोई सारे नियम खराब नहीं होते, लेकिन अगर उसमें से कोई 2 नियम 3 नियम भी एक वर्ग के खिलाफ है तो पूरे नियम को लेकर के प्रश्न उठते हैं। तो सरकार चाहे तो उसमें जो नियमों को जो विभाजनकारी है उनको ठीक कर दे, या एक नई कमेटी बना। देखिए, अब बात ये नहीं है कि सरकार की मंशा क्या थी। सरकार की मंशा जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की है, तो सीबीआई ने कहा कि भाई हम कहाँ ले जाना चाहते हैं समाज को। वो अपने समय की कॉलेज की हॉस्टल के दिनों को याद करने लगते हैं। तो हॉस्टल्स के अंदर उनका क्या अलग अलग जातियों के हॉस्टल बनाएंगे क्या आप? तो सरकार की नीयत पर भी तो प्रश्न उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये कहना कि सरकार की नीयत साफ थी, ये सरकार का पक्षपात करने का तरीका था। हमें प्लान कहते नहीं, हम सवर्णों के बच्चों के हितों की रक्षा करेंगे। कैसे? ओरल लिखित कानून का मौखिक कैसे संरक्षण हो सकता है? क्या हर धर्मेंद्र प्रधान जी हमेशा शिक्षा मंत्री रहेंगे, या धर्मेंद्र प्रधान जी हर कमेटी में जाकर के देखेंगे? तो मेरा अपना मानना है कि इस तरह जो सरकार को समाज साथ सरकार मुझे बार बार लगता है कि सरकार ये समझ नहीं पाई कि इस बार जो सवर्ण वर्ग है, जो उनका अंधा भक्त था इस सरकार का। अंधा भक्त मैं कहता हूं, हर सही और गलत निर्णय में सरकार के साथ खड़ा रहा। उस वर्ग को के बच्चों को आप जस्टिस के साथ पढ़ने नहीं देंगे, ये कानून लाने पर भी सरकार के साथ खड़ा रहेगा, ये जो उनका गर्व था। दूसरी बात, ये सरकार तीसरी बार आई है, लेकिन कुछ अच्छे काम की इसलिए तीसरी बार आई, लेकिन कुछ गलत काम किए होंगे इसलिए 240 सीटों पर आई। जो 400 पार का नारा देने हुए सरकार अगर 240 पर आई तो कुछ गलतियां भी तो की होगी ना उसने। तो वो गलतियों को अगर सरकार आगे बढ़ाती रहेगी तो निश्चित बात है कि जो 2047 तक जो इस भारत में शासन करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, उसमें घास में मट्ठा डालने का काम ये यूजीसी जैसे कानून है, जो इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है। तो अब लोग कहने लगे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हरा सकती है। तो ये ऐसा कानून है जो विभेदकारी है, विभाजनकारी है, समाज में विवश लाता है। और ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय की भी इससे मिलती जुलती टिप्पणियां हैं। उनका कहना है कि समाज को पीछे नहीं आगे लेके जाना। मैंने ऐसा कुछ आज देखा। इस चर्चा का उद्देश्य ही यही है कि हम इस बात को समझें कि क्या जो देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या वो किसी गलत फहमी का नतीजा तो नहीं है, क्या वो जायज हैं? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज जो आलोक पांडे जी, जो खुद शिक्षाविद हैं, उनकी जो नाराजगी है, उनकी जो आपत्ति है, ये सिर्फ उनकी आपत्ति नहीं है, ये देश भर में जो विरोध चल रहे हैं ये उनका आईना है, जो आज हमारे चर्चा में शामिल हुए हैं। मैं गौतम से एक बार सवाल जानना चाहूंगी। गौतम, ईमानदारी से बताना, क्या इस पूरे नियम में आपको ऐसा लगता है कि किसी एक खास वर्ग को ज्यादा फायदा और एक खास वर्ग का एक बड़ा नुकसान इस नियम में बना हुआ था? मैम, सबसे पहले बताना, यही सरकार है जिसका हमेशा से रहता है दूरदृष्टि निकट विराम, मौका मिले जय श्री राम। तो इस सरकार ने जो लाया था इसमें ये बहुत सही है कि एक स्वर्णों के साथ इसमें भेदभाव वाली प्रक्रिया आ सकती थी, हो सकती थी, उनके साथ ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाए। तो यहाँ तक सरकार की मंशा को आपने, जैसे सर ने बोला, सर बोल रहे अभी, आलोक सर ने बोला कि हम सरकार के सही डिसीजन में गलत डिसीजन दोनों में साथ रहे, तो वही तो अंधभक्त में नहीं बनना था। जब अपने पे आया, मीठा मीठा गप गप करवा करवा तू अपने पे आया, तो आप रोड पे आ जा रहे हैं। आज देश में हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर, उस पर आपने कभी सवाल नहीं उठाया, लेकिन खुद पे आया तो रोड पे आ रहे हैं। हम इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं कि यूजीसी लाना, यूजीसी में जो स्वर्णों के साथ गलत हो रहा है वो गलत नहीं है, वो गलत है। मैं इस चीज को खुले दिल से रूपी से स्वीकार करता हूँ कि उनको इसमें समानता का अधिकार को ठेस पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इसी तरह हर जितने मुद्दे हैं, शिक्षा का अधिकार हो, आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, इसमें बहुत सारी एआई टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, बात तो की गई है लेकिन लैब नहीं है। आलोक पांडे सर, आप गौतम की बात पर कुछ कहना चाहते हैं? आलोक पांडे सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप कहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं, सवर्णों ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ तो क्यों विरोध नहीं हुआ, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नियम है जब लगता है कि विपक्ष कहता है कि सवर्ण उनके साथ खड़ा हुआ है खामखा में, तो बहुत बार ऐसा, नोटबंदी में भी बहुत लोग सवर्णों का एक वर्ग खड़ा है उनके साथ। तो हर एक पार्टी का अपना कोर वोट बैंक होता है। अब मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी होती है ना, वो बलात्कारियों के साथ भी खड़ी हो जाती है। तो मुसलमानों के लिए तो नहीं कहा जाता कि कड़वा कड़वा मीठा मीठा गप गप। ये बात
नहीं है। बात ये है कि एक वोट बैंक है जो आपके साथ खड़ा होता है, बहुत बार आप गलतियां करते हैं तभी आपके साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप उसके गर्दन में तलवार रखते हैं तो फिर कहते हैं कि भाई अब आप हम आपका समर्थन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने वाली ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी, ब्राह्मण बनियों की पार्टी जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई छूता तक नहीं था, अछूत थी, ओबीसी वोट नहीं देता था भारतीय जनता पार्टी को। तब भारतीय जनता पार्टी को अपने खून से लहू से सींचने वाले लोगों के ऊपर आप इस तरह का काला कानून लेके आएंगे तो आपके ऊपर प्रतिक्रिया तो आएगी ना जी। इसमें कड़वा कड़वा और मीठा मीठा कहां से आ गया। दीपक सर, क्या सरकार या यूं कह ले कि यूजीसी की जो कमेटी रही वो एक बेहद जो बेसिक पॉइंट रहा है उसको समझने में चूक गई कि एक वर्ग को शामिल कर लेना, महज एक वर्ग को इक्विटी सेल में शामिल करना ये सामाजिक समानता है, या फिर एक वर्ग को ना शामिल करना सामाजिक असमानता यहीं पर पैदा हो जाती है? क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, यहाँ पर एक वर्ग की बात नहीं है, पूरे सवर्ण की बात है जी। यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं है, बनिया की बात नहीं है, तथाकथित उच्च जातियों की। मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षाविद होने के नाते या शिक्षक होने के नाते न जीवन में मैंने कभी अपने शिक्षक या छात्र की जाति पूछी, न मुझे प्रोफेसर होने के नाते किसी ने मेरी जाति पूछी। इसलिए, लेकिन ये भी सच है कि समाज में गोविंद सदाशिव घुरिये ने कहा है कि भारत में जाति वो है जो कभी नहीं जाती। तो भारत एक विभिन्न देश है, विविधताओं का देश है। अब वहां पे सुधांशु त्रिवेदी जी इस कमेटी में थे, मुझे पता पड़ा, बासु जी स्वराज उस कमेटी में थी, बेशक अध्यक्ष उसके जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे, कांग्रेसी जो, लेकिन उसके बावजूद इतने लोगों के बीच से ये बात निकल गई, ये कुछ पच नहीं रहा, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। इसलिए उनकी सोच पर यदि वो अच्छा करते हैं, ट्रॉफी उन्हें दी जाती है, तो गलत करने पे क्या पड़ोसी की जाएगी? आलोचना भी उन्हीं की जाएगी, निंदा भी उन्हीं की जाएगी। और उन्हें अब कम से कम चेत जाना चाहिए कि जब देश का लगभग प्रत्येक नागरिक इस बात के लिए मुखर होकर आवाज उठा रहा है, आप जैसा चैनल निरंतर इस पर वार्ता कर रहा है, डॉक्टर आलोक पांडे शिक्षाविद के रूप में और गौतम छात्र के रूप में, और मैं भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच की कड़ी के रूप में, जब हम सब एक मत से ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं आप जनभावना को समझने में भूल कर गए, तो भूल को सुधार लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह का भूला शाम को यदि लौट आए तो अच्छी ही बात है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं और सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि वो ये भूल सुधार करके, अखबारों में भी होता है, आपके चैनलों पे भी होता है, यदि भूल से किसी का नाम किसी गलत निकल जाए तो अगले दिन भूल सुधार लिख के आता है उसके साथ, और ऐसा करने से कोई जो आपकी इज्जत है वो कम नहीं हो जाती है। तो सरकार को इसको भूल सुधार करना चाहिए तत्काल प्रभाव से। और सरकार ने जो प्रतिक्रिया नहीं दी है उससे भ्रम अधिक बढ़ा है। यदि सरकार का कोई सम्मानित मंत्री, प्रधानमंत्री या और कोई अन्य जो कमेटी के सदस्य थे, वो भी जनमानस के सामने आकर अगर ये कह देते कि ऐसा हुआ है, इस चीज के कारण हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, इस चीज के कारण हुआ है, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दे देते, तो संभवतः चीजें संभल गई होती। अब इससे पहले कि चीजें और बिगड़े, उनको चेतना चाहिए और अपनी भूल सुधारनी चाहिए। शर्मा सर, जैसा कि गौतम ने हमें बताया कि इस नियम के आने के बाद से छात्रों के जीवन पर क्या असर पड़ता, क्योंकि उनके जो तमाम साथी हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, और इसके साथ ही आलोक सर ने भी बताया कि क्या कुछ असर हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप प्रोफेसर हैं, आप अध्यापन वहाँ पर कराते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अध्यापकों के जीवन पर क्या असर पड़ सकता है इस नियम, अगर ये नियम लागू हो जाता तो क्या भय का माहौल रहता? निसंदेह भय का माहौल होता किसी भी तरह से। जैसे अभी कोई भी चीज यदि आपके ऊपर, यहां पर जैसे डॉक्टर आलोक पांडे ने कहानी सुनाई थी, मैं उस कहानी के सहारे ही आपको बताना चाहता हूं। किसी राजा की जो शेविंग करने के लिए एक जो शेविंग करने वाला नाई है वो चला गया वहां पर, और राजा वहां पर नहीं मिला, तो वो उस बेड पर बैठ गया जिस पर राजा बैठा करता था। वो मखमली बेड था, उसे नींद आ गई, वो उस पर सो गया। राजा ने उसे कोई मृत्युदंड नहीं दिया, केवल उसको सोते देखकर उसके ऊपर एक बहुत पतले धागे से तलवार लटका दी। और जब उसकी आंख खुली तो वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा, उसे हर पल ये लग रहा था कि ये इतना पतला धागा है कि ये तलवार कभी भी उसके ऊपर गिर सकती है। तो लगभग वही स्थिति, जब हल्के धागे से लटकी हुई तलवार हमारे ऊपर रहेगी तो हम कोई भी हम नेचुरल बिहेव कर ही नहीं पाएंगे, हम डर के साये में जिएंगे।
कहां पर, पढ़ाई तो हमारे लिए गौण हो जाएगी। पहले हमें अपनी डिग्री बचाने का, पहले अपने अपने चरित्र बचाने का प्रयास वहां पे करना होगा। और एक चीज पर कहीं लोगों की बात मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, हो सकता है 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले तथाकथित पिछड़ी जातियों या SC ST का उत्पीड़न हुआ हो, परंतु आज जो सबसे ज्यादा प्रचलित नारा है, जो कि मानहानि भी करता है, वो क्या है? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इसको बड़े प्रेम से कहा जाता है। तो यानी अपमान किसका हो रहा है? अपमान सवर्ण का हो रहा है। और सवर्ण आवाज भी नहीं उठा सकता, बल्कि यह माना जाएगा कि हर तरह से अपमान करने वाला सवर्ण ही है। तो जब समाज की इतनी सी बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, न केवल यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में, बल्कि समाज में भी नॉर्मल तरीके से रहना। गौतम, जो JNU के छात्र हैं वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल जानना चाहती हूँ कि गौतम, क्या आपको लगता है कि इस नियम से जो मेरिट की डेफिनेशन है, यानी जो योग्यता की परिभाषा है, वो भी बदल सकती है? जहाँ तक मुझे लगता है कि UGC के आने से मेरिट का डिफिनेशन नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें हाँ, इसका दुरुपयोग हमारे जो प्रोफेसर्स हैं जो हमको पढ़ाते हैं, यहाँ जब JNU में आप आते हो तो यहाँ के प्रोफेसर्स अपने अपने आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं उसमें जाति धर्म ये सब के बारे में जिक्र हो सकता है। तो हो सकता है कोई अपने पॉलिटिकल रंजिश के लिए प्रोफेसर को डरा दे कि हाँ, मैं आप UGC के तहत कंप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर टीचर चीजों को खुल कर नहीं बता पाएंगे। जहाँ तक जो मुझे नॉलेज मिलना चाहिए, जो चीजों को डीप में जाकर समझाया जा सकता था, वो हमें छिछलापन तरह से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारी मेरिट, जो स्टूडेंट है उनके मेरिट जरूर डाउनग्रेड होंगे, क्योंकि जो अब डर के साये में रह के पढ़ाई नहीं हो सकता है ना, या पढ़ाया नहीं जा सकता, जहाँ तक मुझे लगता है। इसलिए जरूरत है इसमें सुधार की। और प्रोफेसर हमारे सर ने जो बोला, उनका भी बात जायज है कि यही JNU है जहाँ हर रोज ये इस तरह के नारे लगते हैं, तिलक तराजू और तलवार, मारो इनको जूते चार। तो जरूर उनके अंदर भी भय का माहौल बना रहेगा। और इसमें मेरिट की बात है तो हाँ, ये भी जायज है, क्योंकि इसमें जब हम सही से पढ़ेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे नहीं, तो ऑब्वियस मेरिट गिरेंगे। बिल्कुल गौतम। पांडे सर, सरकार कहाँ चूकी? क्या वो देश के मनोभावों को, या फिर जो कैंपस में तमाम हर वर्ग से आने वाले छात्र हैं उनके मनोभावों को समझने में चूक गई है? मैं दीक्षा जी पहले ही बता चुका हूँ, सरकार डरी हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव से, जो उसकी सीटें हैं 240। तो उसको अपना वोट बैंक और मजबूत करना है, PDA का खिलाफ के बदले प्रो PDA लेके आना है। सरकार को लगा कि ये सवर्ण वर्ग है, इसको हम कितना भी गर्दन में छुरी रख दें, गर्दन काट दें, ये वो नहीं करेगा। तो सरकार का जो अनुमान है वो गलत हो गया। दूसरा, सरोज तेरे जी की टिप्पणी हम और CJI की पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि हर बात के लिए आप ब्राह्मणों को दोष देते हैं, तो आप तो ब्राह्मणकल व्यवस्था भी खत्म कर दीजिए, सब लोग अपने जात से सर्टेन हटा दीजिए। और बौद्ध धर्म में जातिवाद है, वो तो ब्राह्मणों ने नहीं लाया। ईसाई धर्म में भी जातिवाद है, वो भी तो ब्राह्मण लेके नहीं आए। तो ब्राह्मणों ने जो जातिवादी व्यवस्था बनाई थी उसका त्याग कर दीजिए, अब तो त्याग कर दीजिए। ब्राह्मणों को जातिवादी व्यवस्था बनाने के लिए आज भी गाली दी जाती है, तो उस जातिवादी व्यवस्था को छोड़ क्यों नहीं दिया जाता? ऐसी टिप्पणियां भी है जिसमें CBI ने इस तरह की बातें कही है कि हर बात के लिए ब्राह्मणों को दोषी देना बंद कर दीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों में भी जातिवाद है और वो ब्राह्मणों का दिया हुआ नहीं है। तो इतनी स्पष्ट साफ सुथरी बात अगर CBI कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बड़े इमोशनल होकर बातें, टिप्पणी आज अखबारों से भरी पड़ी है। सुबह से मैंने 5-6 अखबार देखे, उनकी टिप्पणियों को अलग अलग नजरिए से पढ़ने की कोशिश की। वो इस बात से क्षुब्ध थे, इस बात से दुखी थे कि हॉस्टल को भी जाति के अखाड़े पर क्यों बांटा जा रहा है। ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार की 2024 के लोकसभा चुनाव का डर है, जिससे उसने एक समाज को हमेशा के लिए अपराधी बनाने तक की बात से पीछे नहीं हटी। और अभी भी जैसे दीपक जी ने बताया कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग थे, तभी मैं कहूं कि वो डिबेट में क्यों नहीं आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी डिबेट से भाग रहे हैं, बच रहे हैं, तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि आपको मुंह छुपाना पड़े, मुंह दिखाने की हिम्मत न पड़े आपको, आप कैमरा देखे तो भाग जाए। ऐसा काम अगर आप करेंगे और आपको लगता है कि ये जस्टिसेबल है, अगर आप गलत काम करें तो अभी तो कैमरे को नहीं फेस कर पा रहे, अगर सही किए होते तो कैमरे को फेस करते। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन तारों को छू लिया जिसमें करंट दौड़ रहा था और उन्होंने तारों में चक्कर भी नहीं पहनी। जी,
दीपक सर, मैंने ये सोचा था कि इस पूरी चर्चा के दौरान मैं कोई भी राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे नियम का आधार ही राजनीतिक बन चुका है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे विवाद में शिक्षा से ज्यादा राजनीति हावी हो चुकी और इसके साथ ही कहीं ना कहीं सरकार किसी एक तबके को खुश करने के लिए इस तरह के नियम लेकर आई? ऐसा लगता तो है। मेरे पास पूरे कोई तथ्यात्मक सबूत तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता तो है। मैं डॉक्टर आलोक पांडे जी, जो आज मैं निसंदेह समझ सकता हूं एक बुद्धिजीवी होने के नाते, उन्होंने सदैव उस सरकार का समर्थन किया होगा राजनीति से अलग जो देश हित में हो, परंतु आज वो इतने मुखर हैं और इतनी प्रखरता के साथ में तथ्यों को रख रहे हैं, तो ये लगता तो है। सुधांशु त्रिवेदी जी किसी को भी निरुत्तर कर देते हैं। बांसुरी स्वराज भी अच्छी वक्ता हैं और 17 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे इस समिति में, और एक भी आदमी अभी तक हमें किसी चैनल पर मुखरता के साथ इस विषय पर बात करता नजर नहीं आ रहा है। वो लोग जो चरित्र से अत्यंत उज्जवल हैं, जिनके वाणी को सुनकर हम लोग भी अपनी प्रबुद्धता में कहीं ना कहीं विकसित महसूस करते हैं, वो लोग जब सामने नहीं आ रहे हैं तो कुछ गलत तो किया है। अगर कुछ गलत नहीं होता तो अब तक वो लोग सामने आ गए होते और सही उन्होंने अपनी बात पक्ष रख दी होती। अब उस गलती को कैसे छुपाएं और कैसे स्वीकारें और कैसे उसका सुधार करें, इस पर मैं समझता हूं पर्दे के पीछे मंथन चल रहा होगा, और वो निसंदेह क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं और देश के हित के बारे में सोचने वाले लोग हैं, ऐसी मेरी अपेक्षा है, तो वो समय रहते इसको सुधार लेंगे। परंतु इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता जो आपने कहा कि इस पर्टिकुलर मुद्दे में शिक्षा पर राजनीति कहीं ना कहीं अधिक हावी हो गई और शिक्षा का मुद्दा गौण हो गया। गौतम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने खुद बताया कि आपके तमाम साथी संगी हैं, आपको लगता है कि अगर जैसे हम पहले देख रहे थे कि अगर एक जनरल कैटेगरी का एक छात्र है, अगर वो कॉलेज में है, कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ जो दिल में डर है कि अगर कभी भी गलती से कोई आपत्तिजनक बात, या जो हम दोस्ती में अक्सर कह देते हैं, ऐसी कोई बात निकल गई तो SC/ST एक्ट लग सकता है। क्या आपको लगता है कि अगर ये नियम लागू होता तो जिस तरह के संबंध पहले प्रगाढ़ हुए करते थे दो वर्ग के दोस्तों में, क्या वो रह पाते, वो कंटिन्यू होता? बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला मैम, क्योंकि जब ये UGC के जो न्यू गाइडलाइन वो अगर आती है तो हमारी यूनिवर्सिटीज में जो है गुटबाजी शुरू हो जाएंगे। अब जो हमारे स्वर्ण छात्र, स्वर्ण जो मेरे दोस्त हैं, वो अपना ग्रुप बनाना शुरू करेंगे, और जो नीचे वाला ग्रुप, इससे जो हमारे दोस्ती और सद्भावना जो यूनिवर्सिटी में रहती है, एक दूसरे के साथ हम मेस में खाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वहां पे बंटवारा शुरू हो जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है। और हॉस्टल एक रण क्षेत्र बन जाएगा जहाँ पॉलिटिकल डिबेट, पढ़ाई के नॉलेज होते हैं, पढ़ाई के नॉलेज जहाँ हम चाणक्य की नीति डिस्कस करते हैं, वहाँ पे हम पॉलिटिकल राजनीति डिस्कस शुरू करेंगे, वो भी जाति बेसिस राजनीति डिस्कस करेंगे, जो अभी के समाज को जोड़ने के नहीं तोड़ने का काम करेगा। तो जहां तक मुझे लगता है उस डर को, माहौल का हटाने के लिए ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निरंकुश UGC पर रोक लगा के और इसमें सरकार से जवाब मांगा है। पांडे सर, शिक्षा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसे बहुत गहराई से समझना जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार के लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए और छात्र के लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए? अब सरकार के लिए तो जो शिक्षा होती है मैडम, वो हमेशा यही होती कि वोट बैंक कैसे बढ़े। अब इस जो काम से सरकार को जरूर समझ में आया कि वोट बैंक के लिए आप हमेशा ऐसा कोई काम नहीं कर सकते लगातार जो एक किसी खास वर्ग को टारगेट करे। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार के लिए यही सबक है कि जल्दबाजी में कोई कानून न बनाए, सोशल जस्टिस दिखाने के लिए सोशल इनजस्टिस करती हुई ना दिखे सरकार। ये जल्दबाजी में लाया ऐसा कानून है, जैसे मीडिया में बहुत चल रहा है कि 178% मामले बढ़ गए इस साल से, लेकिन कोई संख्या नहीं बता रहा कि वो संख्या कितनी है। 273, 274, जहां लाखों लोग पढ़ते हो, करोड़ों लोग पढ़ते हो, वहां संख्या कितनी आई कंप्लेन की? 274। इसका अगर परसेंटाइल निकालो तो 0.001 या 0.002% पॉइंट में है कंप्लेन। पॉइंट में आने वाली समस्या को आप 100% समस्या मान करके इस तरह की कानून बनाएंगे तो जो समस्या इतनी छोटी थी आपको इतनी बड़ी कैसे लग गई? अब ये होगा अगर आप इसी तरह कानून बनाते रहेंगे तो मैंने तो कहा कि सवर्णों को फिर क्या भारत छोड़ के जाना पड़ेगा? भारत में रहने के लिए वो न रहे, सवर्ण जाए कहां? अगर हर बात के लिए, हर समस्या के लिए अच्छा
हमेशा कहा जाता कि आप पुरानी बातें भूल जाइए। पूरा जितने भी मीडिया वर्ग है तो पुरानी बातें बोलो, 20 साल पुरानी बात आप भूल जाइए। और तथाकथित शोषण जो 1000 साल से ब्राह्मण आलोक सर, ये वही सरकार है, मुगल सत्ता में, आलोक सर, ये वही सरकार है जो साल 2047 के विकसित भारत के विजन के साथ चल रही है। तो मैं इसी पर प्रोफेसर दीपक शर्मा जी से मैं जानना चाहूंगी, सर अगर ये नियम लागू हो जाते तो आज के 5 साल बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस में क्या कुछ तस्वीर होती? देखिए, जो तथ्यात्मक सवाल नहीं है, क्योंकि ये कल्पना का सवाल है कि लागू हो जाते। लागू होने कैसे देता? इस देश का जो युवा है, इस देश का जो शिक्षाविद है, क्या सोया थोड़े हुआ है? इस देश का जनतंत्र सोया थोड़े हुआ है। अगर कोई भी चीज किसानों को लगा था कि उनके लिए वो कानून हितकारी नहीं है, तो अंततः सरकार को कदम वापस लेके वो किसान कानून वापस लेने पड़े ना। तो उसी तरह से, लेकिन फिर भी यदि ये लागू हुए होते तो निश्चित रूप से और फटाव हो गया होता। हमें फिर बाहरी शक्तियों को बांटने की जरूरत ही ना पड़ती, हम अपने आप ही बट गए होते और फट गए होते। इसलिए समय रहते यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के शिक्षाविदों ने और लगभग हर प्रत्येक उस व्यक्ति ने जो यहाँ के देश के समाज से प्यार करता है, उसने आवाज उठाई है। और सुप्रीम कोर्ट जो कई मामलों पर हमें ऐसा लगता है कि मुखर नहीं होता है, कई मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है, हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट को वाकई में शाबाशी देना चाहेंगे। जिस तरह भारत का कोई भी आदमी जब हर तरह से थक जाता है और ये कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो यहां पर भी हमने सरकार को, जो पीड़ित पक्ष था उसने सरकार को एक प्रकार से ये कहा कि वी विल सी यू इन कोर्ट। और कोर्ट में जब हम गए तो कोर्ट ने हमारी बात सुनी और न्यायिक हित में तत्काल तो ड्रैकोनियन टाइप जो ये कानून बनने जा रहा था इस पे रोक लगाई और अब सरकार से जवाब मांगा है। तो मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है अपने भूल सुधार के साथ में ऐसा कुछ नहीं करेगी, वोट बैंक को कुछ दिन के लिए भूल जाए। लगभग मैं ऐसा मानता हूं नॉर्मली कि ये सरकार का जो मुखिया है कम से कम वो वोट बैंक के लिए कानून बनाने की कार्यवाही नहीं करता है, ये मेरा निजी मत है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सभी शामिल हुए, आलोक सर, दीपक सर और गौतम जी, आपने इस चर्चा को काफी इंटरेस्टिंग तो बनाया ही, साथ ही हमने बहुत निष्कर्ष भरी इसमें बातचीत की है। और ऐसे में साफ तौर पर आप सभी का बेहद बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूं कि इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर जो कोर्ट है, कोर्ट को भी इस बात का एहसास है, उसने भी इस बात का पूरा निष्कर्ष निकाल लिया है कि जो नियम यूजीसी अपने लेकर आया है वो अस्पष्ट हैं और भविष्य में इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और जाहिर तौर पर छात्रों का भी यही सवाल है कि क्या एक कैटेगरी के लोग, यानी यूं मैं साफ साफ कह देती हूं, क्या जनरल कैटेगरी के लोग शोषक हैं और एक तबके के लोग शोषित हैं? ये बड़ा सवाल इस वक्त चल रहा है और पूरे देश में इसको लेकर बवाल चल रहा है।